जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस की केमिस्ट्री का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जल पानी का निर्माण करते हैं। इसमें एक हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, जो दोनों क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला जल, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कुछ अलग गुणधर्म हैं, जो कि जल प्राप्त होता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी भौतिक विधि से उसको दोबारा वैसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे इसमें वाष्पीकरण होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, आसवन होता है, अपकेंद्रीकरण होता है। ये सब विधियां हमारे रासायनिक अभिक्रिया में होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या क्या शामिल होता है? इसमें क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? जल का निर्माण कर रहे थे। इसके गुणधर्म जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अलग है। मतलब अवस्था भी परिवर्तित हो रही है। हमारा गैस, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जल हमारा लिक्विड द्रव रूप में प्राप्त हो रहा है। और रंग में परिवर्तन, और हमारा उत्पाद में रंग भी परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया में। और तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमारा तापमान हाइड्रोजन का अलग होता है, ऑक्सीजन का अलग है, और जल का हमारा अलग है। तापमान में भी परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन करता है। लगभग रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी गैस का उत्सर्जन करती हैं। फिर हम देखते हैं दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? पहला, भोजन का पाचन। हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। हमारे भोजन में भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। श्वसन भी हमारा रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। और लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। दही का बनना, दूध से दही का बनना, इसमें भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया का यूज होता है। ये चारों हमारे रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में होने वाले उदाहरण हो गए। अभिकारक और उत्पाद, ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट हैं, भाग हैं। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं, उसे हम अभिकारक कहते हैं। उत्पाद, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। और उदाहरण जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अभिकारक हो गया, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और जल हमारा कैसा हो गया? ये हमारा उत्पाद हो गया, जो कि अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ये हमारा उत्पाद हो गया। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा अभिकारक हो गया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं, इसलिए ये अभिकारक हो गए। फिर रासायनिक समीकरण,
रासायनिक समीकरण हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक जो अभिक्रिया की जाती है उसको हम किस रूप में डिनोट करते हैं, किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थों के प्रतीकों, सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। प्रतीक तो लिखे जाते हैं और साथ में हमारा प्रतीक कौन कौन से हो गए? जैसे O ऑक्सीजन, N हाइड्रोजन, Fe लोहा, ये सब हमारे क्या हो गए? रासायनिक प्रतीक हो गए। और अवस्था को भी दर्शाता है। अवस्था हमारी कौन कौन सी हो गई? जैसे ठोस, सॉलिड, इसको हम S से लिखते हैं। लिक्विड, द्रव L से लिखते हैं। और हमारा G से हम गैस को G से लिखते हैं। एक्यूस जलीय विलयन कहते हैं। एक्यू को हम जलीय विलयन कहते हैं। ये सब हमारे क्या हो गया? भौतिक अवस्था ये दर्शाते हैं। प्रतीक हमारे ON, Fe हो गए। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, ये हमारा उदाहरण हो गया। यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है हमारा उत्पाद हो गया है। मैग्नीशियम Mg+O2 जब हमारे आपस में मिलते हैं, क्रिया करते हैं, तो Mg और O2 हमारे क्या है? अभिकारक हैं। जब ये क्रिया करेंगे तो हमारा उत्पाद में क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण जो होते हैं उनको हम कैसे संतुलित करते हैं? इसमें जो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है, उनको हम बराबर करते हैं तत्वों की। Fe+H2O की जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा Fe3O4+H2 बनता है। इसमें हमारा अभिकारक और उत्पाद इन दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। FeH2O ये हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और यहाँ पे Fe3O4+H2 ये हमारे उत्पाद हो गए। तो यहाँ पे हम इनकी संख्याओं को बराबर करेंगे। यहाँ जो तत्व, अभिकारक, उत्पाद यहाँ पे लिख लिया। फिर FeFO इनमें जितने परमाणु हैं उनकी संख्याओं को बराबर करेंगे। Fe हमारा 1 है और इधर भी Fe है। इधर हमारा Fe कितना है? 3 है। उत्पाद में हमारा Fe 3 है और अभिकारक में Fe हमारा 1 है। और यहाँ बात करेंगे H की, तो ऑक्सीकरण इधर 2 है और उत्पाद की तरफ 2 है। ये दोनों हमारे बराबर हैं। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे, दोनों इधर 1 है और उत्पाद की तरफ 4 है। अब यहाँ इन सबको हम बराबर करेंगे। अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? तत्वों की सभी ब्रैकेट में बंद कर देंगे सभी तत्वों को। फिर हम Fe को 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे Fe जो है ना दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। 3 और 3 इधर बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे O हमारा O अब नहीं बराबर है, इधर अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? H2O को O को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये 4 बराबर हो जाएगा। लेकिन इधर जब 4 से बराबर करेंगे, O में 4 से गुणा करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन जो है ये भी कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, ये हमारा
हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बराबर हो जाएगा, लेकिन अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे और दूसरी तरफ भी हम 4 से गुणा कर देंगे। इधर तो 4 से हो ही गया है, उधर H के बाहर हम H2 के साथ में 4 से गुणा कर देंगे। इससे हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। अभिकारक तथा उत्पाद में हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। इससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो गया। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 3Fe। Fe हमारा क्या है, ठोस है, सॉलिड, लोहा सॉलिड है। फिर 4H2O जल हमारा लिक्विड है। Fe3O4 ये हमारा ठोस अवस्था में है। और H2 गैस हमारी जी लिख लेंगे, हमारा गैस अवस्था में है। इस तरीके से हमारा यह समीकरण इस रूप का हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है, Mg+O2। इनको जब आपस में क्रिया कराएंगे तो हमारा Mg2O बनेगा। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो O हमारा 2 इधर है, 2 उधर 1 है, Mg इधर 1 है और इधर 1 है, लेकिन O हमारा बराबर नहीं है, इसलिए Mg में 2 से गुणा कर देंगे और उधर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारा ये क्या, संतुलित हो जाएगा। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, 2Mg। Mg हमारा ठोस है, सॉलिड है। फिर O2 हमारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। MgO हमारा कैसा है, एक ठोस उत्पाद हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो आखिर क्यों संतुलित करते हैं, इसके संतुलित करने के क्या नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पहला हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो हम द्रव्यमान को प्राप्त कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब इसका हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि उत्पाद में द्रव्यमान जितने हैं, अणु जितने हैं वो बराबर होने चाहिए और उत्पाद में जितना द्रव्यमान है उतना बराबर होना चाहिए। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। पहला हम देखते हैं इस संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल केवल एक उत्पाद बनाते हैं। मतलब जो अभिकारक होंगे वो हमारे 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, 2 भी हो सकते हो, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा उत्पाद बनेगा वो केवल और केवल एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा या 2 नहीं हो सकते हैं और केवल एक ही हमें प्राप्त होगा। उदाहरण, कोयले का दहन जैसे कार्बन को ऑक्सीजन कोयले को ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन हमारा कैसा है, ठोस अवस्था में है, एस है। O2 हमारी गैस एक ऐसी है, गैस अवस्था में है। तो जब हम कार्बन को, कोयले को ऑक्सीजन के साथ में जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो भी क्या होती है, हमारी गैस होती है, गैस के रूप में होती है। फिर जल का निर्माण भी हमारा एक संयोजन अभिक्रिया है। H2 हमारा गैस है, O2 हमारी गैस है, तो इनकी अभिक्रिया होने पर उत्पाद हमें H2O मिलता है जो कि लिक्विड द्रव अवस्था में है।
वियोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर पे हमारी वियोजन अभिक्रिया है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमारा जो अभिकारक होता है एक ही होता है, उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक होते हैं। इसमें अभिकारक केवल एक और केवल एक होता है, उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक हो सकते हैं। इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं वियोजन अभिक्रिया के हमारे, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन है। अब आगे इनको देखते हैं। उसमें वियोजन हमारा क्या होता है? उसमें वियोजन अभिकारक का उष्मा, उष्मा मीन्स क्या होता है? गर्मी होता है। अभिकारक की उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब जो हमारा अभिकारक होता है उसको उष्मा देकर जब हम उसको वियोजित करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसमें वियोजन। CaCO3 को जब उष्मा दी जाती है, ये हमारे क्या है? यस, ठोस हैं, तो हमारा CaO ठोस बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मिलती है। ये हमारे उसमें वियोजन अभिक्रिया हो गई। फिर हम देखते हैं वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन। इसमें H2O जल क्या हमारा द्रव अवस्था में है। इसमें जब वैद्युत धारा उत्पन्न की जाती है तो हमारा क्या निकलता है? गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसमें देखो संतुलित किया गया है हमारा इधर 2H2O, 2H2O2। ये हमारा वैद्युत वियोजन का उदाहरण हो गया। फिर आगे हम देखते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन हमारा क्या कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन। AgCl जो कि ठोस अवस्था में होता है, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमारा Ag ठोस मिलता है और Cl गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ये हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गई, जो कि हमारे प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जा रही है, इसलिए यह हमारी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। उदाहरण हमारा जैसे FeCuSO4 लोहा कॉपर सल्फेट के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा FeSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है। जब हम लोहा और कॉपर सल्फेट को आपस में क्रिया कराएंगे तो लोहे का सल्फेट और कॉपर मिलेगा। यहाँ पे देखो हमारा SO4 के साथ में Cu है और उत्पाद में हमारा SO4 के साथ में Fe है, क्योंकि यहाँ पे हमारा Fe Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील यौगिक है, तत्व है, इसलिए ये हमारा FeSO4 के साथ में जुड़ गया और Cu को अलग कर दिया। फिर देखते हैं चौथे नंबर पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें क्या होता है? जो उत्पाद का निर्माण होता है तो दो यौगिक
के बीच आयन जो होते हैं उनके आदान प्रदान से होता है। उदाहरण, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा उत्पाद बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। Na2SO4 की जब हम क्रिया BaCl2 से कराते हैं तो हमारा यहाँ पे देखो SO4 के साथ में हमारा Na2 है और Cl2 के साथ में Ba है, और इधर उत्पाद में हमारा SO4 के साथ में Ba चला जाता है, और यहाँ पे हमारा SO4 के साथ इसमें Cl2 के साथ में हमारा Na चला जाता है, तो जिससे हमारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें क्या हुआ, हमारा आयनों का आदान प्रदान हो गया। Na हमारा Cl के साथ में चला गया और Cl का Ba हमारा SO4 के साथ में चला आया। इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है। बेरियम सल्फेट के सफेद अम्लीय अवक्षेप का निर्माण होता है। फिर आगे हम 5वें नंबर पे देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन हमारी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उपचयन, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना हमारा उपचयन कहलाता है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनकी अधिकता होती है, और ऑक्सीजन आयन की कमी होती है, इनका ह्रास होता है। इसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण हमारा C+O2 बराबर हमारा CO2 बनता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारा CuO+H2 उष्मा, हमारा उष्मा के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमारा CuH2O बनता है। यहाँ हमारी C+O2 के साथ में जब क्रिया हो रही तो ये हमारा उपचयन होता है। यह कौन सी है क्रिया, उपचयन अभिक्रिया है। और यहाँ CuOH2 के साथ में क्रिया होती है तो Cu+H2O बनता है। तो इसमें हमारा ऑक्सीजन का हटना हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और ह्रास और हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये हमारा अपचयन हो जाता है। अपचयन तथा उपचयन ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला देखते हैं संक्षारण। संक्षारण ये हमारा जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। मतलब कोई भी धातु आर्द्रता हो या वायु हो या पानी या अम्ल के संपर्क में आएगी तो हमारी क्या संक्षारित हो जाएगी, गलने लगेगी। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना हमारा संक्षारण का एक उदाहरण हो गया। और चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। तांबे पे हमारी संक्षारण के रूप में कैसी परत चढ़ती है, हरी चढ़ती है, और चांदी पर हमें काली परत चढ़ी हुई दिखती है संक्षारण की वजह से। फिर इसके बाद हम इस संक्षारण को रोकने के लिए हम पेन से इनके ऊपर पॉलिश कर दे तो हमारा संक्षारण कम होता है। अगला देखते हैं हम विकृत गंधिता। वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम विक्रगंधिता कहते हैं।
मतलब वसा युक्त जो है तेलीय खाद्य पदार्थ, जो खाद्य जो सामग्री है, वो हमारे जब वायु के संपर्क में आते हैं तो उसमें क्या जो स्वाद है ना, वो कुछ अलग हो जाता है और उसमें एक प्रकार की जो गंध है ना, वो आने लगती है, जिससे क्या होता है, वो हमारा बेकार हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब हम आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तापमान के आधार पर हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। पहला हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दूसरा हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वो हमारी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन CH4O2, दोनों हमारी गैसें हैं, इसलिए सिंबल हमारा G लिखा है। इनकी जब क्रिया होती है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है और प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। फिर हम अगली देखेंगे दूसरे नंबर पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक प्रकार की ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि हमारा कोई भी अभिकारक हो गया, इस पे जब ऊष्मा दी जाएगी तोड़ने के लिए, तो वो हमारे आयनों के रूप में या टूट जाएंगे तो इसलिए हम इसे वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको पाठ के सभी विषय समझ